रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन अपन कि आप लास्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्शन मींस क्या होगा, रिफ्लेक्शन का मींस है किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक करके वापस आती है, मींस उससे टक्कर करती है और वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन मींस क्या होगा कि लाइट बेंड हो जाती है, या तो वो नॉर्मल के पास में चली जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपन आज क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखो लाइट सीन इन स्ट्रेट लाइन along straight line path in a transparent medium। जब भी अपन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से देखते हैं तो अपन को लाइट एक स्ट्रेट पाथ में जाती हुई दिखाई देती है। What happens when light enter from one transparent medium to another? क्या होता है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है। तो अपन दो तरह के मीडियम लेंगे, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड हो जाएगी, तो नॉर्मल के पास चली जाएगी। लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल के पास आएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो अपन को दो मीडियम लेने, एक डेंसर और एक रेयर। अब देखो डेंसर और रेयर मीडियम क्या होंगे। डेंसर मीडियम वो होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। अपन यहाँ पे मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डेंसर मीडियम जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम। तो ये क्लियर हो गया। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो ये जितने भी अपन फिनोमेना पढ़ेंगे सब किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट होती है वो अपन को बेंड होती हुई दिखाई देती है। देखो that is still move along a straight line path or change its direction। या वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जब उनके जो मीडियम चेंज होते जाएंगे तो जो लाइट की स्पीड थी वो भी चेंज होती चली जाएगी। We shall recall some of our day-to-day experience। अपन डेली लाइफ में भी ऐसे फिनोमेना को करके देख सकते हैं। You might have observed that the bottom of a tank or a pond। देखो जब अपन टैंक और पॉन्ड में वाटर भरते हैं, वाटर फिल करते हैं, तो उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बिकॉज इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन जो देखो बाहर जो एयर है वो अपना कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम, और जो वाटर है वो अपने लिए कौन सा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जब लाइट रेयर मीडियम से किस में जाएगी, डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ हो जाती है। लेकिन अपनी आईज से जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है वो कौन सी मीडियम से आ रही है, डेंसर से रेयर में आएगी। तो उसकी जो एक्चुअल साइज होती है वो थोड़ी सी अपन को बड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर। Observe that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised। वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है due to refraction। Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, आप किसी भी प्रिंटेड मैटर के ऊपर अगर एक ग्लास स्लैब रखते हो तो उसके ऊपर जो लेटर होती हैं appears raised beyond view through the glass slab, वो भी अपन को थोड़े से ऊंचे उठे हुए दिखाई देंगे। Why does it happens? It happens due to the refraction। Have you seen a pencil partially immersed in a water in a glass tumbler? आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी पेंसिल है, मान लो ये पेंसिल है, इसको जब आप वाटर में डिप करते हो, इमर्स करते हो, तो ये आपको थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। क्यों? सेम फिनोमेना। सब ये सारे जितने फिनोमेना हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। It appears to be displayed
है, तो अपने आईज तक जो लाइट पहुंच रही है वो क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर तक आ रही है। तो डेंसर से रेयर में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और वो अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है। और उसकी जो नॉर्मल से दूर जाने की वजह से जो उसकी एक्चुअल साइज थी वो अपने को नहीं दिख पाती, थोड़ी सी लार्जर दिखाई देती है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। सेम ऐसा ही किसके साथ है, लेमन के साथ। वो लेमन में अपन को क्या है, थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देगा, बिकॉज द ड्यू टू रिफ्लेक्शन when viewed from the side you can account for such experience. Let us consider the case of the apparent displacement of a pencil partially immersed in water. The light reaches you from the portion of the pencil inside. Water seems to come from a different direction. अलग-अलग डायरेक्शन से अपन को देखना है वो पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है। तो जो वाटर है वो अपने लिए डेंसर मीडियम हो जाएगा और जो एयर है वो अपने लिए रेयर मीडियम हो जाएगी। तो ये जितने भी फिनोमेना अपन ने पढ़े ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। आगे देखो, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी या फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, डेंसर टू एयर, रेयर और रेयर टू डेंसर, तो इट चेंज द पाथ, ये अपने लाइट को अपने पाथ को चेंज कर लेगी। क्लियर। अब अपन एक्टिविटी देखेंगे 9.7। देखो, प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विद वाटर। आपको क्या करना है, एक कॉइन रखना है एक बकेट में और उसमें वाटर फिल करना है। आफ्टर दैट विद योर आई टू a side above water try to pick up the coin in one go. Did you succeed in pick up the coin? Repeat the activity. Why did you not succeed in doing it in one go? Ask your friend to do this. Compare your experience with this. तो सेम देखो, अपन ने इतने में पढ़े वो क्या होगा, अपनी एक्चुअल साइज से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज इट हैपेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से जो सिक्का अपन ने बॉटम में रखा था वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। एक्टिविटी 9.8 सेम एक्टिविटी है जैसे अपन ने 9.7 वाली की थी वैसे ही 9.8 की है। प्लेस ए लार्जर शैलो बाउल ऑन ए टेबल एंड पुट ए कॉइन इन इट। उससे इसमें भी क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है और उसको एक टेबल पे रख के उसके अंदर में कॉइन को पुट करना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, और धीरे धीरे उस बाउल को दूर करना है। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइड, और आपको वहां रोक देना है जिस साइड से आपको कॉइन दिखाई देना बंद हो जाए। आस्क योर फ्रेंड टू प्योर वाटर जेंटली इनटू द बाउल, और अपने फ्रेंड से बोलो कि वो बाउल के अंदर वाटर को प्योर करें विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए हुए उसके अंदर और वाटर प्योर कर दे। Keep looking for the coin from your position. Does the coin becomes visible again? Yes. वो वापस से क्या हो जाएगा, visible हो जाएगा due to the reflection. How could this happen? आप इसको करके देख सकते हो। आप इसको कैसे कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। एक बाउल लेना, उसमें वाटर डालना और एक कॉइन डालना, उसके बाद आप उसको पिक करके देखना। तो आप ये एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो। देखो, द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन pouring water into the bowl. The coin appears slightly raised above its actual position. उसकी एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अपन पढ़ भी क्या रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। क्लियर। आगे देखो,
an angle with the line. आपको उसके ऊपर जो ग्लास का स्लैब है वो इस तरह से रखना है कि वो जो लाइन अपन ने ड्रॉ की है उसके साथ कोई एंगल बनाए. Look at the portion of the line under the slab from the side. आपको साइड से उस स्लैब के अंदर देखना है कि जो उसकी एजेस है वो do you observe. आप क्या ऑब्जर्व करते हो? Does the line under the glass slab appear to be bent at the edges? Yes. तो जो इसके किनारे होंगे, जो इसके एजेस है वो क्या होंगे? बेंट दिखाई देंगे अपने को, क्योंकि उनके साथ वो क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है. और ड्यू टू एंगल की वजह से जो किनारे हैं वो अपने को क्या होंगे? मुड़े हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन. उसके बाद आपको कहाँ रखना है? इट इज नॉर्मल टू द लाइन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? उसके बाद अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं? डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट? क्या उसके बाद में अपने को बेंट दिखाई देगा? नो. व्हाई? क्योंकि वहां पे जो लाइट थी उसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से जो लाइट थी वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कोई एंगल नहीं बना रही, और अपने को उसकी जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो अपने को बेंट दिखाई नहीं देते. Look at the line from the top of the glass slab. Does the part of the line beneath the slab appear to be raised? जो अपने को ऊपर उठी हुई दिखाई देगी. Why does this happen? तो ऐसा क्यों हुआ? Because it's due to reflection. ऐसा जो अपन को ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से. देखिए, पहले वाले में जो एजेस थी वो बेंट दिखाई देंगे, दूसरे वाले में लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उसकी वजह से कोई एंगल नहीं बनता है, और अपने को एजेस बेंट नहीं होते दिखाई देते. और तीसरे में जब अपन ग्लास स्लैब से देखते हैं तो वो थोड़ी सी रेंज दिखाई देती है, बिकॉज इट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपन को ऐसी दिखाई देती है. अब नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. अब आप हमको ये एक्टिविटी 9.10 करके देखनी है विद ए डायग्राम. देखो, अपन को इसमें क्या लेना है? ग्लास स्लैब. ये अपने पास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम. और जो एयर है वो अपने पास क्या हो जाएगी? रेयर मीडियम. ठीक है, तो यहाँ से अपन लाइट को क्या करवा रहे हैं? इसके ऊपर स्प्रेड करवा रहे हैं. तो जो ये लाइट है ये अपने पास क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे. और यहाँ से और से लेके जो ओ डैश वाली लाइन है वो अपने पास कौन सी हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे. और यहाँ देखो, और से लेके यहाँ तक ये एच वाली, आप यहाँ से जी एच इसको मान सकते हो. ये वाली लाइट अपने पास, ये वाली लाइट कौन सी हो जाएगी अपने पास? इमर्जेंट रे. क्लियर? देखो, यहाँ से ए से लेके और तक की जो ये रे है अपने पास, दैट इज इंसिडेंट रे. आफ्टर दैट ये जो ग्लास स्लैब के अंदर चली जाएगी, ये वहां अपने पास क्या हो जाती है? रिफ्रैक्टेड. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टेड रे. उसके बाद जब वो ग्लास स्लैब से वापस किस में आती है? रेयर मीडियम में. ये देखो, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम. तो जब रेयर से डेंसर में आएगी तो इसकी स्पीड होती है वो कम हो जाएगी, और ये अपने पास जो नॉर्मल है, यहाँ से जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये अपनी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है ना, तो अपनी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है. लेकिन जब डेंसर मीडियम से किस में जाएगी? रेयर मीडियम में. तो आपने इधर से देखो, यहाँ इसके पास आ रही है ना, तो यहाँ इससे क्या होती चली जाएगी? दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस एक्टिविटीज के अंदर अपन को क्या देखना है कि जो इंसिडेंट रे थी, इसमें अपन को यही देखना है कि इंसिडेंट रे जो होती
from the normal. देखो, in this activity you will note the light ray has changed its direction at point O at O dash. ये अपने पास O और ये O dash. तो जो लाइट होती है वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है O से O dash तक. Note that both the point O and O dash lie on surface separating two transparent medium. ये दोनों में ट्रांसपेरेंट मीडियम में चेंज हो रहे हैं. ये वाला अपना कौन सा है? रेयर मीडियम और ये सॉरी डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब वाला और ये अपने पास कौन सा है? रेयर मीडियम. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर नॉर्मल एंड और एंड डैश. ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड और एंड डैश to AB at O and another perpendicular M and M dash. AB पे अपन ने परपेंडिकुलर क्या बनाया? एंड और एंड डैश. CD पे अपन परपेंडिकुलर क्या बनाएंगे? M और M डैश. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखो वो दैट इज R1 और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज R2. ये रिफ्लेक्टेड एंगल और ये भी रिफ्लेक्टेड R. तो ये डेंसर के अंदर बन रहा है और ये रेयर मीडियम में बन रहा है. The light ray at point O entered from a rarer medium to a denser medium that is from air to glass. जब वो एयर से ग्लास में जाएगी तो रेयर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में. Note that the light ray has bent toward the normal. तो देखा ना आपने कि लाइट जो थी वो कहाँ होगी? Toward the normal. At O dash the light ray has entered from glass to air. और जब ग्लास से एयर में जाएगी तो वो क्या आ जाएगी? अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी. Because it goes into denser medium to rarer medium. क्योंकि यह denser medium से किस में जा रही है? rarer medium में. Compare the angle of incidence with the angle of refraction at the both refracting surface. तो ये वाला जो एंगल है ये अपना कौन सा हो जाएगा? इंसिडेंस एंगल. और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ये कब बनता है? आफ्टर रिफ्रैक्टिंग. तो ये एंगल अपना R2 कौन सा हो जाएगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल. A ray EO is obliquely incident or surface AB called incident ray. ये रे कौन सी हो जाएगी? अपनी इंसिडेंट रे. और ये वाली रे अपनी कौन सी हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे. और ये नीचे वाली जो रे है यहाँ से यहाँ तक दैट इज इमर्जेंट रे. इसमें यही दिया हुआ है. आप देखो तो इसको रीड लगा सकते हो. देखो O से O dash is the refracting ray and O dash H is the emergent ray. O dash और ये H यहाँ से यहाँ तक ये अपनी कौन सी हो गई? इमर्जेंट रे. You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray. ये इंसिडेंट रे की क्या होती है? पैरेलल होती है. और पैरेलल होने की वजह से अपन को कैसे दिखाई देगी? ये पैरेलल फेस टू रेक्टेंगुलर ग्लास. Why does it happen so? The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel face AB and CD. AB में क्या होता है? ये AB. ये वाला क्या है अपना? AB. AB में जो लाइट एंगल हो रही है वो किस में हो रही है? रेयर से डेंसर में. और जो
अपना कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और दैट इज आर वाला अपना कौन सा हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। For the light of a given color and for the given pair of media, this law is also known as Snell law. ये दोनों एंगल हमेशा क्या है, कांस्टेंट, और इसी लॉ को क्या बोला जाता है, स्नेल लॉ। ये आप अपनी नोटबुक पे अलग से राइट डाउन कर लेना, क्योंकि वन वर्ड में एक नंबर में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में इस क्वेश्चंस को हमेशा पूछा जाता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन देखो, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तीनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट। और जो इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर से, कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।